नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 17 फरवरी 2019 की है। समय था दिन का करीब 12:30 बजे। ग्राम मूढ़ासेन नगर, जिसको पंडरी भी कहते हैं, गजरौला थाना है पीलीभीत में। वहाँ के जलील बख्श सन ऑफ छिद्दू बख्श ये थाने पर आए और इन्होंने बताया कि कल यानी 16 फरवरी को दोपहर 2 बजे मेरी घरवाली, जिसका नाम तमरेरी बेगम था, वो मसूर के खेत की निराई करने के लिए घर से निकली थी। जब वो निराई करके रात में वापस नहीं आई तो सवेरे से हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते पड़ोस के बशीर अहमद के खेत में मेड़ से कोई 7-8 कदम अंदर मेरी घरवाली मिली मुझे, मृत अवस्था में। उसकी डेथ हो चुकी है। उसके चेहरे पर, माथे पर चोट के निशान हैं, जिनमें से काफ़ी खून बहा हुआ है। कृपया मेरी एफआईआर दर्ज करें और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मौके से भिजवा दें। खैर, जो थानाध्यक्ष थे नरेश चंद्र, वो उस समय आसपास कहीं गश्त पे थे। थाने से बताया गया कि एक तहरीर आई है, इस तरह से जो हत्या की तहरीर है, और उसका जो घटना स्थल है वो मूढ़ासेन नगर पंडरी का जो मजरा है, वहाँ पर उसका घटना स्थल है। नरेश चंद्र सीधे थाने पर आए। उन्होंने जमील बख्श की पूरी बात सुनी और फिर एफआईआर करने के आदेश दिए। थाने पर एफआईआर की गई क्राइम नंबर 43/19 धारा 302 पर। सभी अधिकारियों को सूचना दी गई, सभी यूनिट्स को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर खुद दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारी भी पहुंचे। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक यूनिट, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, सारे लोग पहुंच गए। सबसे पहले डॉग स्क्वाड का ही काम था। डॉग स्क्वाड ने वहाँ आसपास स्मेल देखी और फिर गांव के रास्ते की तरफ चला गया। गांव पहुंचने के पहले ही वो भटक गया। जैसा कि हमेशा होता है कि ज़्यादा फुटफॉल, घटना और डॉग के आने के बीच की दूरी, देरी, और वहाँ पर अगर कोई मोटरेबल रोड है, उसकी वजह से डॉग कंफ्यूज हो जाते हैं। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल पर एक अदद दुपट्टा, मृतका की टूटी हुई चूड़ियाँ, 2 ताबीज़, 2 चप्पल, सलवार, बांस की खपच्ची, मिट्टी, खून आलूदा और सादा मिट्टी, ये उन्होंने इकट्ठा की। इतने फिजिकल एविडेंस वहाँ पर मिले। घर वालों ने देख के बताया कि ये सारा सामान, यानी दुपट्टा, टूटी हुई चूड़ियाँ, ताबीज़, 2 चप्पल, सलवार, बांस की खपच्ची, ये सब मृतका की ही है। सर्विलांस टीम ने घटनास्थल का बीटीएस लिया। डाटा कलेक्ट करने के लिए आईडी सब कंपनीज की वहाँ से ली। मृतका और उसके घर वालों में किसी के पास अगर मोबाइल था तो मोबाइल के नंबर लिए। आसपास जो लोग पड़ोस के हैं उनके भी नंबर लिए और फिर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस तरह से मृतका के कपड़े उतरे हुए थे, शलवार उतरा हुआ था, बाकी कपड़े इंटैक्ट थे, तो पोस्टमार्टम के लिए जब आईओ या थानाध्यक्ष रिपोर्ट अपनी भेजते हैं एफआईआर की कॉपी के साथ, तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो वो ज़रूर की जाती है, ताकि डॉक्टर इस बारे में अपनी ओपिनियन ज़रूर बता दें। इस केस में एक स्पेसिफिक ओपिनियन मांगी गई कि क्या मृतका के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें स्पष्ट अभिमत डॉक्टर का, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मांगा गया। शाम को पोस्टमार्टम हो गया। 12:30 बजे की सूचना थी। 3-3:30 बजे पंचायतनामा और सील करने की कार्रवाई पूरी हुई। पीलीभीत
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 5 बजे के पहले बॉडी पहुंच गई और पोस्टमार्टम हो गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई शाम को थाने पर, उसमें अंकित था कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब किसी कुंद वस्तु से की गई चोटों के कारण सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से इस मृतका की, इस महिला की मृत्यु हुई है। अगले दिन फिर जैसे होता है सारे लोग पहुंच गए, तमाम जानकारियां इकट्ठा की गई परिवार के बारे में, महिला के बारे में, और कमोबेश सभी लोगों ने ये बताया कि महिला का चरित्र बहुत अच्छा था। किसी से उसके साथ संबंध की कोई चर्चा गांव में नहीं है। वो अपने काम से काम रखती थी, किसी से कभी ऊंचे स्वर में या बदतमीजी से बात नहीं करती थी। परिवार वालों ने भी बताया कि कभी उनके संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई कि मृतका के किसी दूसरे से संबंध हो। गांव वाले जब किसी को इस तरह से सर्टिफिकेट दें या इस तरह से बात बताएं तो वो सही होती है, वरना वो कुछ न कुछ किंतु परंतु लगाकर उसके बारे में बात करते हैं। इस बार जो टीम पूछताछ के लिए गई थी, जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई, सभी ने बिल्कुल स्पॉटलेस इस महिला के चरित्र के बारे में बताया, लेकिन इससे कोई लीड नहीं मिली और कोई बहुत अच्छी बात हासिल नहीं हो पाई। अथक प्रयास के बाद भी विवेचना को आगे बढ़ाने वाली कोई लीड विवेचक या उसकी टीम को नहीं मिली। 25 दिन हो गए। अब धीरे धीरे इस महिला की मृत्यु के अनावरण से संबंधित बातों को लेके सुगबुगाहट शुरू हुई। अखबार वालों ने भी अपने तरीके से लिखना शुरू किया और पॉलिटिकल लोगों ने भी हल्ला मचाना शुरू किया। ऐसा ही एक डेलीगेशन मेरे पास भी आया कि साहब 20 दिन हो गए महिला की हत्या हुई है, 40 साल की महिला थी, खेतों में लाश पड़ी थी और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी तक चूंकि ये अज्ञात मर्डर था तो गांव के तमाम लोग उठा के थाने पर ले गए हैं। एक 2 दिन बिठाने के बाद उन्हें छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है उन लोगों ने भी कहा, आप समझ सकते हैं। मैंने एसपी पीलीभीत मनोज सोनकर थे उस समय, उनको फ़ोन किया कि भाई राजनीतिक पार्टी का एक डेलीगेशन परिवार वालों के साथ मेरे पास आया है और अभी तक इसका अनावरण क्यों नहीं हुआ। उनका साहब कोई लीड नहीं मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कोई लीड नहीं मिली। डॉग स्क्वाड से, उनके हैंडलर से दोबारा मैंने बात की, परेड कराई, कुछ नहीं मिला। फॉरेंसिक्स वालों के हाथ में जो कुछ भी वहाँ पर फिजिकल एविडेंस मिले वो सब महिला के साथ की गई जोर ज़बरदस्ती के कारण जो चूड़ियाँ टूटी थीं, जो ताबीज़ उसकी टूट के निकल गई थी, कपड़े उसके जो उतरे हुए थे, उससे भी कोई वो सब मृतका के निकले और उससे भी कोई बहुत बात पता नहीं लगी। कोई फुटप्रिंट वहाँ पर नहीं मिल सका और खेतों में या रफ सरफेस के एटमॉस्फेयर में फिंगरप्रिंट मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। मैंने उनसे कहा कि आप फिर से एक बार मौके पर जाइए, मौके को रिविज़िट करिए, अब तक जो हुआ है उसका रिव्यू करिए, जिन लोगों के बयान लिए गए हैं उनको रिव्यू करिए, जिन बयानों में आपको विरोधाभास लगता है उनसे स्वयं बात करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी ये केस वर्कआउट होना चाहिए। महिला संबंधी अपराध है और महिला संबंधी अपराधों में सेंसेशन बहुत होता है, लोगों के अंदर भय का वातावरण हो जाता है, महिलाएं फिर घर से निकलना बंद कर देती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसपास के लोग ध्यान देते हैं, जिसका मानसिक रूप से आसपास के लोगों पर बहुत असर पड़ता है। हो सकता है दूर बैठे हुए लोग इसको उतना महसूस न कर रहे हों। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो स्पेसिफिक क्वेरी की गई थी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें उसका जवाब भी आया कि बलात्कार होने की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन बलात्कार के प्रयास किए गए हैं। जननांगों के आसपास जो चोटों के निशान हैं, जिस तरह के निशान हैं, ब्रूजेज हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बलात्कार का प्रयास जरूर किया गया है।
सारे लोगों से एसपी ने फिर से बात की, मौके को फिर से विज़िट किया, मौके पर जो चीज़ें मिली थी उनकी फ़ोटोग्राफ देखी, मौके की वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स देखी। कोई बहुत लीडिंग बात कहीं से पता नहीं लगी। डॉग स्क्वाड के हैंडलर से फिर से दोबारा तिबारा बात की, कुछ नहीं मिला। बिल्कुल थक-हार गए, तब उन्होंने सादे में थाने से सादे में लोगों को गांव में कैंप करने के लिए कहा। 5 सिपाही सादे वस्त्रों में गांव में जाकर वहां कैंप करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। वहां ये भी कहा गया कि अगर इसका कोई सुराग देगा तो उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा और उसे उचित नगद पुरस्कार एसपी साहब स्वयं देंगे। चूंकि दबाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और महिला की हत्या का मामला था, ऐसी महिला जिसके बारे में लोगों का ये कहना था कि वो बहुत ही सज्जन महिला थी, उसके चरित्र पे किसी तरह का दाग धब्बा नहीं था। इसी बीच में एक दिन एसपी पीलीभीत के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले लड़के ने कहा कि साहब, मुझसे ये बताया गया है कि जो भी सूचना देगा उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं अपने गांव के एक लड़के के संबंध में और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस लड़के से कड़ाई से पूछताछ की जाए तो आपके इस हत्या का अनावरण हो सकता है। एसपी ने तपाक से कहा, बताओ कौन है? तो उसने कहा कि साहब एक लड़का है, नाम बताया उसने, और वो जो है बुज़ुर्ग महिलाओं का ही पीछा करता है और वो बाज़ार से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे जो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर मिलता है, मस्त राम की किताबें कहते हैं, वो बहुत पढ़ता है और गांव के लड़के पढ़ने के लिए उससे ही मस्त राम की किताबें ले जाते हैं। एसपी ने कहा कि ठीक है, नाम पता नोट किया, क्राइम ब्रांच के प्रभारी को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई इस महिला की हत्या के संबंध में एक सूचना आई है, आप लोग मौके पे जाके इसको वेरीफाई करें। पहले तो ये वेरीफाई करें, ये कहा गया है कि उसके पास ऑब्सीन मटेरियल प्रिंट के फॉर्म में भी और बाकी सॉफ्ट फॉर्म में भी मौजूद है। अगर ऐसा है, ये बात सही है, सूचना सही है, तो लड़के को थाने पर बुलाकर पूछताछ की जाए। उस लड़के का नाम अनिल उर्फ छोटे लाल, सन ऑफ रामचंद्र, रेजिडेंट ऑफ खेम नगर, उसी थाने का। उसके घर से साहित्य बरामद हुआ, मस्तराम की कई किताबें बरामद हुई, पकड़कर थाने पर लाया गया। ज़्यादा मशक्क़त उसके साथ नहीं करनी पड़ी। मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि जो सड़क छाप मजनू हैं, लोफर हैं, सीटियाबाज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करने का दम नहीं होता। थोड़े बहुत प्रेशर में ही, थोड़े बहुत थप्पड़ों में ही ये सारी बातें बता देते हैं। उसने बताया कि महिला रोज़ अपने हस्बैंड को खाना लेकर खेत पर आती थी, दोनों मिलकर खाना खाते थे, फिर हस्बैंड चला जाता था और वो शाम तक अपना खेतों का काम जो निराई गुड़ाई का होता है वो करती थी, फिर चली जाती थी। लगभग 20 दिन से वो इसको लगातार देख रहा था कि महिला हस्बैंड के जाने के बाद निराई करती है। निराई सामान्य रूप से महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि निराई का मतलब होता है कि बोई हुई फसल में जब वो कुछ दिनों की हो जाती है, शुरुआती कुछ दिनों की, 15-20 दिनों की, तो फसल के साथ साथ उसमें घास फूस भी उगाते हैं। तो उसको घास फूस को निकालना, ताकि जो फसल के पौधे हैं उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके, तो उसको निराई कहते हैं। और ये बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है। ये खेती का सॉफ्ट वर्क है, सॉफ्ट काम है। और महिलाएं इसलिए करती हैं क्योंकि वो उससे सफाई से खरपतवार को काट लेती हैं या उखाड़ लेती हैं, लेकिन जो फसल के पौधे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता। अगर पुरुष ये काम करते हैं तो ज़रूर 2, 4, 6 फसल के पौधों का नुकसान हो जाता है। इसलिए औरतें निराई के काम के लिए, बाकी गुड़ाई का काम है, जुताई का काम है, बुआई का काम है, पानी लगाने का काम है, ये ज़्यादातर मर्द लोग करते हैं। अनिल जब टूटा तो उसने बताया कि साहब, उससे पूछा गया कि किताबें क्या करते हो? उनका साहब, ये मैं पढ़ता हूँ, मैं बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन के पास से सड़क की पटरी पर, इसको लुगदी साहित्य भी कहते हैं। मस्तराम जो पुरानी जनरेशन की, नई जनरेशन को तो किताबों से कोई मतलब नहीं है, चाहे अच्छी किताबें हों चाहे ख़राब किताबें हों, उन्हें सब अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे मिल जाता है।
लेकिन मस्त राम की किताबें बहुत फेमस किताबें उस ज़माने में हुआ करती थीं जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे। ये किताबें स्टेपल की रहती हैं ताकि लोग खोल के उसे पढ़े नहीं, और कभी कभी उसको एक पॉलीथीन में लपेट के रखा जाता था। कम उम्र के जवान हो रहे लड़के मस्त राम का साहित्य पढ़ते थे। फिर उसने बताया कि साहब उसके बाद हमारे दोस्तों को पता लगा, कुछ दोस्त हमसे मांग के ले जाते थे, मैं दे देता था। तब उन लोगों ने कहा कि इतनी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आज की तारीख में मोबाइल पर सब उपलब्ध है। जो दोस्त हमारे पॉर्न कंटेंट देखते थे उन्होंने ये बताया कि तुम कोई मोबाइल एंड्रॉयड ले लो, हम तुम्हें बता देंगे कि पॉर्न कंटेंट कहाँ मिलेगा और कहाँ से डाउनलोड किया जाना है। और पिछले कुछ महीनों से मैंने एक चोरी का मोबाइल इसलिए क्योंकि बाद में जब उस मोबाइल के ओनरशिप का पता किया गया जिसमें वो पॉर्न कंटेंट देखता था तो वो चोरी का निकला। वो शाहजहाँपुर में कहीं उचक्कों ने किसी महिला से चोरी कर लिया था या छीन लिया था, जिसका मुकदमा भी वहाँ कायम है। उससे पूछा गया कि पॉर्न कंटेंट में तुम क्या क्या देखते हो। जो पूछताछ करने वाले हैं वो हर एंगल पे पूछताछ करते हैं ताकि इसकी मानसिकता का पता लगे और ताकि ये जो बात सही कह रहा है वो सही है कि नहीं है ये पता लग जाए। उसने बताया कि साहब मुझे सबसे अच्छा, मैंने हर तरह का पॉर्न कंटेंट देखा अपने मोबाइल पर, सस्ते इंटरनेट होने की वजह से। उसमें जिसकी मुझे लत पड़ गई है वो है उम्र दराज महिलाओं के साथ कम उम्र के बच्चों वाली पॉर्न। मुझे नहीं पता इस तरह की कोई पॉर्न की कैटेगरी होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसने बताया ऐसा, और जो लड़के पूछताछ कर रहे थे उन्होंने बताया कि साहब हर कैटेगरी की पॉर्न इस समय इंटरनेट पर उपलब्ध है। चूँकि इसकी भी उम्र बामुश्किल तमाम 18 साल थी और ये लगभग 20 दिन से उसे देख रहा था। उम्र कम थी, मन काला हो रहा था, हिम्मत पड़ नहीं रही थी। 2-1 दिन तो आते जाते देखा। एक दिन बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसके पास तक गया, उससे हालचाल लिया। अगले दिन उसके पास बैठ गया, थोड़ी देर वो अपना निराई करती रही, उससे बात करता रहा। फिर इसका ये कहना है, अनिल ने बताया कि एक दिन मैं 5 रुपए वाला पार्ले का बिस्किट का पैकेट ले गया और मैंने उसको खाने के लिए कहा। महिला सीधी सादी थी और वो बेपरवाह थी क्योंकि ये उसकी बेटे की उम्र का था और वो चाची चाची कह के बात करता था और महिला भी उसे बेटा बेटा कह के संबोधित करती थी। फिर ये हुआ कि साले फिर तुम कैसे ऐसी हरकत उसके साथ तुम करने लगे। उनका जब मैंने बिस्किट दिया, खा ली, फिर दोबारा मैंने उससे और बात की, फिर पास में बैठने लगा, मैं उसको घूरता रहा और तमाम शरीर के अंगों पर ध्यान रखता रहा और उत्तेजित होता रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रोक नहीं रही है मुझे, ये मना नहीं कर रही है मुझे, ये मैंने बिस्कुट ला के दिया, इसने खा लिया। तो एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया कि मुझे लगा कि वो मुझसे सेट हो गई। उसका आशय ये था कि शायद उसको ये लगा कि महिला जो मैं कुछ करना चाहता हूँ या जो कुछ मेरे मन में है, जो काला मेरा दिमाग है या काला मेरा काली जो हमारी मन में है, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ ये उसको रजिस्ट नहीं करेगी। ऐसा उसने अपनी बातचीत में बताया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। वो तुम्हारी माँ की उम्र की थी, 40 साल उसकी लगभग उम्र थी, और तुमने कैसे मान लिया कि वो जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे साथ उसके लिए कभी मना नहीं करेगी। उसने कहा मुझे लगा, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूँगा तो ये रजिस्ट नहीं करेगी, मना नहीं करेगी। घटना वाले दिन ये 12 बजे ही आके रास्ते में बैठ गया। पहले तो उसने ये जो दिमाग में था कि वो आएगी वहाँ, जब उसके हस्बैंड चले जाएंगे तब मैं उसके पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि आज तुम्हारे लिए खाने की और अच्छी चीज़ मैं लाया हूँ, लेकिन यहाँ सब लोग देख रहे हैं, गन्ने के खेत में चलेंगे। लेकिन उस दिन उसका हस्बैंड नहीं आया था। वो थोड़ा पहले ही 12 साढ़े 12 बजे, वैसे 2 बजे आती थी, 12 साढ़े 12 बजे ही आ गई। उसको अकेला आता देख के और ये देख के कि उसका हस्बैंड आज नहीं आया है, मैं गन्ने के खेत जहाँ से शुरू होता है उससे भी 10 कदम आगे बढ़ गया। रास्ते में रोक के उससे कहा कि चाची कुछ खा लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसके बाद खेत पर जाना। उसने नहीं, चलो खेत पे ही खा लेते हैं। बोले नहीं, वहाँ 10 लोग देखेंगे। उन्होंने कहा देखेंगे तो क्या है। तुम पूछा भी क्या लाए, उसने कहा चॉकलेट और टॉफ़ी लाए हैं। तो महिला को ने कहा अच्छा हाँ, चॉकलेट तो हमने बहुत दिन से खाई नहीं है।
कई साल हो गए हैं, बच्चे जब चॉकलेट लाते थे तब मैं खाती थी, ठीक है मैं खा लूँगी। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगा कि पहले यहाँ गन्ने में इस चॉकलेट खा लो फिर जाना वहाँ। उसने रेजिस्ट किया कि भाई चॉकलेट मुंह से खानी है, निराई हमको हाथ से करनी है, मैं निराई करती रहूँगी, खा लूँगी। उसको लगा कि मसूर की फसल में अगर हम देर तक बात करेंगे या चॉकलेट देंगे, चूँकि मसूर क्रीपर होता है, वो बड़ा नहीं होता, तो उसमें कोई चीज़ बाहर अगर कोई बगल में काम कर रहा हो खेती का तो उससे छिपा नहीं होगा। फिर उसको जब वो करीब 5-7 कदम भीतर जब पहुंच गई तो चॉकलेट निकाला, उसको दिया खाने के लिए, और फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वो महिला समझ गई। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। उसके बाद अनिल ने जो बताया बहुत ही ख़राब शब्द थे उनका जिक्र करना यहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन उसने महिला की समझ में तुरंत आ गया कि उसकी नीयत क्या है। वो हाथ छोड़ाकर खेत के बाहर जाने लगी। अनिल ने उसे गिरा दिया और उसके मुंह में उसका दुपट्टा ठूस दिया। फिर भी उसने 2 बार भागने की कोशिश की। बार बार वो हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के खींच के गिराता था, वो बार बार वो उठ के भागने की कोशिश करती थी। इसी में साथ में उसके एक छोटा सा डंडा था। पहले उसने उसको बेहोश करने की नीयत से सिर पे डंडा मारा, लेकिन वो तब और तेज़ी से, चोट लगते ही वो और तेज़ी से भागने का प्रयास करने लगी। फिर एक पत्थर जो खेत के पास ही उसे दिखाई पड़ा, उस पत्थर से उसके सिर पर गहरी चोट की, बेहोश हो गई वो। बेहोशी में भी वो उसके गंदी मानसिकता में जो वो करना चाहता था उसने कोशिश की, लेकिन महिला हाथ पैर अपना चलाती रही। इससे नाराज़ होकर, इससे गुस्से में, अपना जो उसकी कुत्सित मानसिकता थी, जो चीज़ उसके मन में थी वो न हो पाने के फ्रस्ट्रेशन में उसने उस पत्थर से चेहरे पे, शरीरों में और नाजुक अंगों पर कई बार वार करके चोट पहुंचा दी। उस समय जो सिर पर उसे पत्थर से चोट लगी थी, पत्थर नुकीला होने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। थोड़ी देर में महिला मर गई। वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग गया। जब पूछताछ में ये इतनी बात बताई तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग पूछताछ कर रहे थे सब का मन दुखी भी हुआ और इस पर बहुत गुस्सा भी आया। फिर उसकी निशानदेही पर वो पत्थर, वो छोटा डंडा और वो कपड़े जो उसने घटना के दिन पहने थे जिसमें खून के स्टेन्स मौजूद थे, वो ये सब बरामद किया गया और 19 मार्च 2019 को अनिल को, यानी मुलजिम को, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और फिर सारे एविडेंस, सारे गवाह, सारे सबूतों के साथ 28 अप्रैल 2019 को चार्जशीट नंबर 56 न्यायालय में दाखिल कर दी गई। आज की घटना से सबक ये है कि महिला की उम्र चाहे जो हो, पर यदि कम उम्र के लड़के ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी बनाने की कोशिश करें तो ऐसे लड़कों की, ऐसे नवयुवकों की मानसिकता को ज़रूर पहले समझ लिया जाए। इतना तो समझ में आ ही जाता है कि सामने वाले की मंशा क्या है। समय रहते ऐसे बहके हुए लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पॉर्न लिटरेचर और सस्ते इंटरनेट ने इस कदर यंग माइंड को ख़राब किया है। मैं कम से कम 5 इंसिडेंट आपको बता चुका हूँ पहले के एपिसोड्स में, जिसमें पॉर्न लिटरेचर या पॉर्न वीडियोस देखने के बाद इसी कच्ची उम्र के 18, 19, 20 साल के लड़कों ने बहुत ही जघन्य हत्याएं कर दी थीं, क्योंकि जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते और उन्हें लगता है कि ये बात खुलेगी तो उन्हें हत्या करने में कोई गुरेज नहीं होता। कम उम्र के बच्चे, बच्चियों और उम्र दराज महिलाओं को ऐसी कच्ची उम्र के बच्चों से हमेशा दूर रखने में ही भलाई है। पॉर्न साहित्य या पॉर्न वीडियो ये इतना कॉमन हो गया है पिछले 5-7 सालों में, कह लीजिए जब से
इंटरनेट सस्ते हुए हैं और जब से 4G की रफ़्तार या इंटरनेट की रफ़्तार इतनी हो गई है कि कोई आसानी से इस तरह की वीडियो क्लिपिंग्स डाउनलोड करके देख सकता है। और भारत में ये इतना ज़्यादा यंगस्टर्स इनको देखने लगे हैं कि हमसे आगे दुनिया के सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और इंग्लैंड। वर्ष 2015 के जो इंटरनेट के सर्वे के रिज़ल्ट हैं, आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान तीसरा देश है। और इसकी हिस्ट्री भी है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर में जब भूतिया या डकैती वाली फिल्में लगती थीं तो उसमें एक्सटेंडेड सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता था और ऐसी फिल्में हाउसफुल रहा करती थीं। किसी भी शहर के सबसे 3rd क्लास थिएटर में सिंगल स्क्रीन वाले उसमें ये फिल्म लगा करती थी। कभी कभी दिन में कोई अच्छी फिल्म या जिसमें फैमिली वाले या वैसे लोग आते हैं और शाम की और रात के शो में यही जिसके पोस्टर आप देखेंगे तो आप डर भी जाएंगे, ऐसे गंदे पोस्टर्स वाली फिल्में ये लगती हैं और लोग टिकट लेके और देखते थे और ये इस तरह की फिल्में हाउसफुल हुआ करती थीं। ये पॉर्न फिल्में होती थीं। कम उम्र के बच्चे चूँकि एडल्ट होती थीं तो चोरी चोरी बच्चे भी इसमें किसी तरह से टिकट लेके चले जाते थे। और दूसरा जो साधन था वो बस अड्डों और स्टेशंस पर बिकने वाला लुगदी साहित्य। आज भी स्टेशंस पर बिकता है और ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं। उसको पढ़ने के बाद उनका दिमाग विकृत होना अवश्यंभावी है। हो ही नहीं सकता कि वो सामान्य रूप से या सामान्य तरीके से सोचते हों। उसके बाद ये स्मार्टफोन और VPN सबके हाथ में आ गया और फिर उन्हें साहित्य की तरफ या पिक्चर की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। 2008-9 आते आते इसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि 2008 में IT एक्ट में संशोधन करना पड़ा। उसकी धारा 67A और IPC की धाराएं 292, 293, 294, इन सब में इस तरह के कंटेंट को देखने, इस कंटेंट को रखने, बेचने, इन सब पर ये जुर्म माना गया और इसमें 5 साल की जेल या जुर्माना या दोनों लगाए गए। इसी तरह चाइल्ड पॉर्न इस समय सबसे ख़राब, सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा दिमाग को नष्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा मानसिकता को दूषित करने वाला ये है और इसके चक्कर में बहुत ढेर सारी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आप भी इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में, व्हाट्सएप के समाचार में, सब जगह देखते हैं। इस संशोधन के बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में आज की जो घटना थी उसमें जो मेरा तजुर्बा है इतने दिनों का और जो मैं आपको इंसिडेंट्स के माध्यम से बताता रहता हूँ कि छोटे बच्चे बच्चियों और बुज़ुर्ग महिलाओं, बुज़ुर्ग का मतलब 40-45 प्लस, इनसे ऐसे नौजवानों से ये जो नए 16, 17, 18 साल के जो ये भटके हुए जो पॉर्न लिटरेचर, पॉर्न मूवीज़, पॉर्न उसको देखते हैं, इनसे बहुत दूर रखना चाहिए। इनके मन में कब विकार उत्पन्न हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप इनको दूर रखें। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा सचेत होगा तो सामने वाले की मानसिकता या उसकी मंशा पढ़ने में उसे कभी गलती नहीं होगी। और बच्चियों के साथ जब भी ये घटनाएं हुई हैं, ऐसी लगभग 10 घटनाओं का मैंने जिक्र किया होगा, जिसमें पड़ोस का आदमी, घर का आदमी या कोई ऐसे जो इस तरह के कंटेंट देखता है या उसकी लत लग गई है, एडिक्ट हो गया है, उसी ने इन बच्चियों या बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं की हैं। इसलिए उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखना ही उसी में हम लोगों की सबकी भलाई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत हैं तो तब भी अपनी राय देंगे ताकि मेरा ज्ञान वर्धन हो सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।